नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर अमिता शर्मा, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मी मंडी से। आज की जीव विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज की कक्षा में हम आपको कोशिका विभाजन के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, आज हम जानना चाहेंगे कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं और कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है और यह कैसे होती है प्रक्रिया। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी जीव के शरीर का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा ही होता है और यह कोशिका जब 1 से 2, 2 से 4 होती है तभी किसी जीव का निर्माण होता है। तो शरीर में किसी भी जीव का शरीर का निर्माण जो होता है वो कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। आपने देखा होगा बच्चों, कभी चोट लग जाती है तो वो चोट भी, जो घाव बनता है वो भी एक समय बाद भर जाता है, क्योंकि कोशिकाओं का वहां पर भी विभाजन होकर निर्माण हो जाता है और वो नई कोशिकाओं को बना देता है। तो कोशिका की परिभाषा हम यदि देंगे कि कोशिका विभाजन की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि किसी कोशिका के गुणसूत्रों एवं कोशिका द्रव्य के बंटने तथा उससे 2 कोशिकाओं के उत्पन्न होने की क्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका विभाजन में केंद्रक का भी विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है और यह क्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही होती है। कोशिका विभाजन की जब हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है: असूत्री या एमाइटोटिक, सूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन, या और अर्धसूत्री विभाजन या मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर 3 प्रकार के दिए हैं, जिसमें असूत्री मतलब बिना सूत्रों का विभाजन जिसमें होता है, सूत्री, समसूत्री जिसको कहते हैं, वहां पर सम का अर्थ होता है मतलब बराबर, जिसमें कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की मात्रा होती है वो बराबर होती है। अर्धसूत्री मतलब जहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, उसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असूत्री विभाजन। ये ज्यादातर एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें असूत्री विभाजन पाया जाता है, जिनमें केंद्रक का डीएनए जो होता है वो 2 में विभाजित होकर 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह डीएनए का निर्माण 2 में डिवाइड हो जाता है और 2 केंद्रकों का निर्माण करके ये 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। यहाँ की कोशिकाएं आप देख रहे हैं कि जो मातृ कोशिका है उसी के समान ही संतति कोशिका होती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जीन विनिमय वगैरह नहीं होता है। तो असूत्री विभाजन में हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से ये अपना क्लोन बना लेते हैं कि जो मातृ कोशिका होती है या जो पेरेंट कोशिका होती है उसकी जो डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो समान होते हैं पेरेंट कोशिका से। तो उसकी विशेषता खासतौर से यही है कि इस विभाजन में किसी भी प्रकार की केंद्रकीय घटनाएं नहीं होती हैं और इस समय जो कोशिकाओं का निर्माण होता है उसमें जो केंद्रक होता है वो समान आकार का नहीं होता है। सूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं होती हैं, हमने बात की कि 2 प्रकार की मेन जो होते हैं डिवीजन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक माइटोटिक और एक मियोसिस। तो समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन किसी की भी हम बात करें तो उसकी मेन 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है अंतरावस्था और दूसरी होती है विभाजन अवस्था। इसको आप पहले जो अंतरावस्था होती है सबसे लंबी प्रावस्था होती है, क्योंकि यह विभाजन के शुरू होने की अवस्था होती है जहां पर विभाजन के लिए कोशिका अपने आप को तैयार करती है कि हाँ उसको अब विभाजन की प्रक्रिया करनी है। इसमें 3 उप अवस्थाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं G1 फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज, दूसरा होता है S या सिंथेटिक फेज, तीसरा होता है G2 या सेकेंड ग्रोथ फेज और एक होता है G0 या क्वीसेंट फेज।
अब इन तीनों में क्या क्या होता है, इस प्रक्रिया को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यदि आपने ये जान लिया, इसमें समझ लिया, तो इसको आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भी आपको उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जो विश्राम अवस्था या जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, ये सबसे लंबी फेज होती है। इसमें सबसे पहली जो फेज होती है जीवन फेज, ये सबसे बड़ी होती है, अवस्था होती है जिसमें कि कोशिका अपने आप को वृद्धि करती है। और इसमें क्या क्या होता है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। जीवन फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। कोशिका में जो डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए, प्रोटीन्स और जो एंजाइम्स होते हैं उनका इस फेज में निर्माण होता है और कोशिका लगातार वृद्धि करती रहती है। लेकिन यहाँ पर जानने या महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनती है। दूसरी अवस्था आ जाती है सिंथेटिक फेज। ये आप देखेंगे यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है, मतलब डीएनए अपना प्रतिकृति बना लेता है और जहाँ पर डीएनए की मात्रा यदि 2n है तो वो 4n हो जाती है, मतलब वो डबल हो जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि डीएनए प्रतिकृति करता है और उसका निर्माण होता है, और डीएनए के साथ साथ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये क्रिया होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन्स का भी संश्लेषण होता है और इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। परंतु यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। गुणसूत्र उतने ही रहेंगे जितने कि पहले थे। हाँ, यहाँ पर एक चीज और होती है कि जंतु कोशिका में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर तारक केंद्र पाए जाते हैं, तो वो तारक केंद्र जो है अपनी प्रतिकृति बना लेता है। फिर आ जाती है G2 अवस्था, या जिसको हम कहते हैं प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक फेज जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बहुत छोटी अवस्था होती है, ये सबसे छोटी अवस्था होती है और यहाँ पर जो है सूत्री विभाजन के लिए जो आवश्यक प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं उनका संश्लेषण होता है, और साथ ही साथ जो कोशिकांग होते हैं उनकी संख्या भी दुगनी हो जाती है। फिर एक और फेज आती है जिसको हम कहते हैं G0 या क्वीजन फेज। ये बहुत महत्वपूर्ण है फेज होता है। ये देखेंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर होता है जहाँ पर G2 से M फेज में जाने की अवस्था शुरू होती है, वहां पर ये प्रक्रिया होती है। तो ये G0 क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर कोशिका रेस्ट करती है, या ये कह सकते हैं कि कोशिका उपापचय रूप से तो सक्रिय रहती है, लेकिन यहाँ पर वह विभाजन का कार्य नहीं करती है। तो जो कोशिकाएं विभाजन का कार्य नहीं करती हैं वो G0 या क्वीजन फेज में पहुंच जाती हैं। बाकी की कोशिकाएं जो विभाजन में भाग लेती हैं वो माइटोटिक अवस्था में या M फेज में पहुंच जाती हैं। तो अंतरावस्था में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है केंद्रक कला स्पष्ट हो जाती है, केंद्रिका बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, गुणसूत्र स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं लेकिन एक जाल सा हमें उनका वहां पर दिखाई देने लगता है। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स जो है वो विभाजित होकर दो भागों में बट जाते हैं। सूत्री विभाजन जो है, जैसा कि पहले बताया था कि दो चरणों में पूर्ण होता है। एक होता है जिसमें केंद्रक का विभाजन, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये दो जो सूत्री विभाजन है ये दो अवस्थाओं में या दो चरणों में पूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रक का विभाजन। या केंद्रक का विभाजन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं उसमें आती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे समसूत्री विभाजन की। केंद्रक के विभाजन में अवस्थाएं आती हैं पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। और जैसा कि इनका नाम होता है पूर्वावस्था मतलब पूर्व में जो कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है उसके बाद वो कैसी दिखाई देती है। मध्यावस्था मतलब गुणसूत्र कहाँ आ जाते हैं, बीच में, पश्च में वो दोनों किनारों पे चले जाते हैं, और अंत में लास्ट वाली स्टेज जो होती है उसको हम अंत्यावस्था या टीलोफेज कहते हैं। सबसे पहली अवस्था जिसको हम पूर्वावस्था कहते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा कि केंद्रक की जो झिल्ली होती है ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, गायब होने लगती है। न्यूक्लियस या केंद्रिका ये गायब होने लगती है। जो गुणसूत्र होते हैं वो छोटे और मोटे पहले हमें जाल के समान दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फिर मोटे होके
हमें गुणसूत्र के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जिसमें कि क्रोमैटिड्स भी हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है। दूसरी अवस्था आ जाती है जिसको हम कहते हैं मध्यावस्था। मध्य का मतलब होता है बीच में। तो जब तरकु तंतु जो होते हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं पोलर्स पे, और वहां से वो स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं, जिनको हम तरकु तंतु कहते हैं। उनके द्वारा जो गुणसूत्र हैं वो बीच में मध्य प्लेट पे आके स्थित हो जाते हैं, और यहाँ पर वो तरकु तंतु से सेंट्रोमियर की तरफ से जुड़े हुए होते हैं, उसके द्वारा ये लटके हुए होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन के दौरान सारे के सारे गुणसूत्र जो है वो बीच में अवस्था में आ जाते हैं। तो इस अवस्था को हम इसीलिए मध्यावस्था या मेटाफेज कहते हैं। तीसरी अवस्था आ जाती है जिसको हम पश्चावस्था कहते हैं। यहाँ पर गुणसूत्र जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे जाने की तैयारी कर लेते हैं, वो ऑपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं। धीरे धीरे वो ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं, और इसको कहते हैं हम लेट एनाफेज भी कहते हैं। यह अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यह सबसे छोटी अवस्था होती है और अस्थायी भी होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं वो सेंट्रोमियर के द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, और दोनों क्रोमैटिड्स जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। चूंकि सेंट्रोमियर की स्थिति कहाँ होती है उसके आधार पर गुणसूत्रों की आकृति हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। तो गुणसूत्र जो है या तो हमें वी शेप के मिल जाएंगे, जिसमें कि सेंट्रोमियर बीचों बीच होता है, जे शेप के, या आई के आकार के हो जाती है, जिसमें कि गुणसूत्र में सेंट्रोमियर एक तरफ हो जाता है। एक दो जे शेप में जिसमें एक छोटी आर्म होती है और एक बड़ी आर्म होती है, उसको हम जे शेप कहते हैं। और जैसे ही गुणसूत्र अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, तब वहां पर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। फिर अंत में आती है अंत्यावस्था, या जिसको हम कहते हैं टीलोफेज। यहाँ पर आप देखेंगे कि वापस से जैसे प्रोफेज की अवस्था होती है, उसी अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाती है, और न्यूक्लियोलस या केंद्रिका भी वापस स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही कोशिका में हमें दो केंद्रक या दो कोशिकाएं दिखाई देती हैं। तो हम टीलोफेज को पुनर्निर्माण या पुनर्संगठन अवस्था भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुणसूत्रों में अकुंडलन और अंत में क्रोमैटिन जालिका बन जाती है, केंद्रक कला का वापस से निर्माण हो जाता है और केंद्रिका वापस से आ जाती है। तो ये चारों अवस्थाएं जो होती हैं ये पूरा क्लियर कर देती हैं कि पहली हमारी अवस्था या पहला प्रकार का डिवीजन, जिसको हम कहते हैं माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन, यह इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। केंद्रक के विभाजन के बाद आती है बात कोशिका द्रव्य के विभाजन की। जंतुओं में यह विभाजन जो होता है ये खांच द्वारा होता है, और जबकि हम पौधों की बात करेंगे तो ये कोशिका पट्टी के द्वारा इनका विभाजन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खांच का निर्माण जो जंतुओं में होता कैसे होता है, यहाँ देखेंगे कि बीच में एक छोटी सी खांच बनती है, जिसके कारण कि केंद्रक दो में हो जाता है, और ये खांच धीरे धीरे बढ़ते हुए बीचों बीच से आ जाती है और ये इसको दो कोशिकाओं में विभाजित कर देती है। पौधों में आप देखेंगे कि कोशिका पट्टी का निर्माण कैसे होता है, कि सेल प्लेट का निर्माण बीचों बीच से शुरू होता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ किनारों की ओर पहुंच जाता है, जिसके कारण की कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये क्रिया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि केंद्रक का विभाजन और साथ ही साथ जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन कैसे होता है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इसका विभाजन का महत्व क्या है। समसूत्री विभाजन जो है ये ज्यादातर कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाएं मतलब शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका जो मेन पेरेंट कोशिका होती है उसी के समान जो उसकी डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें समान होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या यदि पेरेंट कोशिका या जनक कोशिका में यदि 2n है, तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं या संतति कोशिकाएं बनती हैं उनमें भी उनकी संख्या 2n ही रहेगी। और इस विभाजन के बाद
एक कोशिका से आप देखेंगे कि प्रत्येक एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कि जनक के समान ही होती हैं। इस विभाजन में कोशिका के आकार, रचना और संख्या को बनाए रखने में सहायता करता है। इसके द्वारा आनुवांशिक पदार्थ की गुण एवं मात्रा दोनों ही संतुलित रहती हैं। जीवों के आकार में वृद्धि होती है। ये पुरानी और मृत कोशिकाओं को नई कोशिकाओं में के द्वारा बदलने में सहायता करती हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि ये पौधे और जंतुओं में घाव इसी विभाजन के फलस्वरूप घटता है। नेक्स्ट विभाजन आ जाता है अर्धसूत्री विभाजन, या जिसको हम न्यूनकारी या मियोसिस भी कहते हैं। इसको हम अर्धसूत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ज्यादातर जनन कोशिकाओं में होता है, और जनन कोशिकाओं में, जैसे कि आपको पता है, किसी भी जीव के बारे में हम यदि बात करें तो उनका एक विशिष्ट लक्षण होता है कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। मतलब जिसमें मनुष्यों में यदि 40 गुणसूत्र होते हैं तो हर मनुष्य में, उसके जनक में भी 40 गुणसूत्र ही होंगे और संतति में भी 40 गुणसूत्र ही होंगे। तो इस संख्या को बराबर से बनाए रखने के लिए और एक वंश से दूसरी वंश में वंशागति करने के लिए या वंश को निरंतरता बनाए रखने के लिए ये विभाजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं वो मातृ कोशिका और पितृ कोशिका दोनों तरफ से आते हैं। इन दोनों से जब गुणसूत्रों का मिलन होता है, उसके पश्चात, इनका संलयन होने के पश्चात ही जायगोट का, जिनको हम यहाँ पर हम इनको कहेंगे युग्मक, कि ये नर युग्मक और मादा युग्मक के द्वारा इनका संलयन होता है और संलयन होने के पश्चात ही जायगोट बनता है। जब जायगोट का निर्माण होता है तो गुणसूत्रों की संख्या समान हो जाती है। और अर्धसूत्री विभाजन की एक विशेषता होती है कि यह 2 भागों में पूर्ण होता है, मियोटिक 1 और मियोटिक 2। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। तो जो पहली स्टेज होती है उसमें गुणसूत्र जो है वो डिवाइड होके आधे आधे हो जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या उसमें आधी हो जाती है। और जो सेकेंड मियोटिक फेज होती है वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान ही होती है, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है जनक कोशिका से। जबकि जो पहली मियोटिक फेज होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम अच्छे से और अध्ययन करेंगे। इसमें भी दोनों प्रकार का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन पहले होता है और उसके पश्चात ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो पहले हम बात करेंगे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में भी जो होती हैं चारों वही अवस्थाएं होती हैं, प्रथम पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। परंतु यहाँ पर पूर्वावस्था जो होती है, प्रथम पूर्वावस्था, वो बहुत बड़ी होती है और यह इसकी भी 5 उप अवस्थाएं होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिए और इसके जो डायग्राम्स है वो भी ध्यानपूर्वक बना के आप रख लीजिए। सबसे पहली अवस्था जिसको हम कहते हैं लेप्टोटीन, जिसमें कि तनुपट्ट, इसको हम तनुपट्ट भी कहते हैं। दूसरी होती है जायगोटीन, तीसरी होती है पैकेटीन, चौथी होती है डिप्लोटीन और 5वीं होती है डाइकाइनेसिस। अब इस चित्र के माध्यम से आप समझिए कि हर अवस्था में क्या होता है। पहली स्टेज जिसको हम कहते हैं लेप्टोटीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुणसूत्र हमें धागे के समान दिखाई दे रहे हैं, पतले पतले गुणसूत्र, जिनमें कि एक सेंट्रोमियर लगा हुआ है और 2 इसके आर्म्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरी अवस्था जिसको हम कहते हैं जायगोटीन, यहाँ पर गुणसूत्र, प्रत्येक गुणसूत्र अपना एक जोड़ीदार ढूंढ के अपनी एक जोड़ी बना लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 गुणसूत्रों की एक जोड़ी बन गई है। तीसरी अवस्था जिसको हम कहते हैं पैकेटीन अवस्था, इस अवस्था में जो जोड़ियां बन गई हैं उनमें उनके छोटे छोटे आर्म्स बन जाते हैं, जिसको हम टेट्राड्स कहते हैं। यहाँ पर टेट्राड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक गुणसूत्र के 4 आर्म्स बन जाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि एक गुणसूत्र के 4 आर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं। चौथी स्टेज जिसको हम कहते हैं डिप्लोटीन, इस स्टेज में जो है आप देखेंगे कि एक काइज्मा फॉर्मेशन होता है। काइज्मा का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक यदि गुणसूत्र किसी कारण चढ़ जाता है तो उसके कारण जो है एक गुणसूत्र की जो भी उसकी पदार्थ होता है वो दूसरे गुणसूत्र में चला जाता है
और दूसरे गुणसूत्र का वह भाग जिसके ऊपर वो आ गया था वो पहले वाले गुणसूत्र में चला जाता है। जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो उसको हम कहते हैं जीन विनिमय। तो 5वीं स्टेज आ जाती है डाइकाइनेसिस। यहाँ पर आते आते धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाती है, सेंट्रियोल्स 2 में विभाजित हो जाते हैं और न्यूक्लियस या केंद्रिका जो होती है वो गायब हो जाती है और फिर ये पहुंच जाता है प्रथम मध्यावस्था में। प्रथम पूर्वावस्था को आप देखेंगे ध्यान से कि अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि पहले वो लेप्टोटीन स्टेज में आ जाता है, फिर जाइगोटीन में वो अपना जोड़ीदार बना लेता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेयर्स बन जाते हैं और पेयर्स में फिर ये काइज़मा फॉर्मेशन हो जाता है। प्रथम मध्यावस्था जो आती है उसमें आप देखेंगे कि गुणसूत्र जो है वो स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा टंगे हुए होते हैं और ये बीचों बीच स्थित होते हैं। अब जब प्रथम मध्यावस्था के बाद आ जाती है प्रथम पश्चावस्था या एनाफेज। एनाफेज में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मध्यावस्था में 4 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। तो ये चारों गुणसूत्र चारों एक उसमें नहीं जाएंगे बल्कि ये 4 दो अलग पोल्स पे जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि अब 4 की जगह अब यहाँ पर एक पोल पे और 2 दूसरे ध्रुव पे पहुंच गए हैं। और चौथी अवस्था या जिसको हम अंत्यावस्था लास्ट फेज टीलोफेज कहते हैं, यहाँ पर केवल 2 गुणसूत्र ही आपको एक केंद्रक में दिखाई देने लगते हैं। अंत्यावस्था में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे केंद्रिका भी आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाती है और ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। सेंट्रियोल्स भी वापस चले आते हैं, तरकु तंतु जो थे वो यहाँ से गायब हो जाते हैं और एक कोशिका में 2 केंद्रक हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गुणसूत्रों की संख्या जो मात्र कोशिका में 4 थी वो यहाँ पर आधी हो गई है, अर्थात 2 हो गई है। तो ये प्रथम अवस्था जो होती है अर्धसूत्री विभाजन की, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन भी कहा गया है। यह इस विभाजन की पहली अवस्था होती है। इसी अवस्था के बाद जो होती है कोशिका विभाजन जो है वो शुरू नहीं होता है, लेकिन यह विभाजन द्वितीय अवस्था जब पूर्ण हो जाती है तब उसमें होता है। द्वितीय अवस्था अर्धसूत्री की जिसको मियोसिस 2 भी कहते हैं, यह बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान ही होती है। तो यहाँ पर जितनी कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं वही गुणसूत्र जो हैं वो संतति कोशिका में भी वापस आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 गुणसूत्र प्रोफेज 1 में आपको 2-2 दिखाई दे रहे हैं, तो यही 2 गुणसूत्र जो है मेटाफेज में भी आपको दिखाई देंगे मध्य में लटके हुए। फिर ये 2 ही गुणसूत्र जो होंगे ये पश्चावस्था में दिखाई देंगे कि 2 कोशिकाओं में जा रहे हैं और अंत्यावस्था में भी आप देखेंगे कि 2 ही गुणसूत्र जो हैं वो प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र के अंदर 2 गुणसूत्र ही दिखाई दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है, इसीलिए इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अब इस पूरी स्टेज को हम इस एक समराइज्ड रूप में हम इसको देख सकते हैं कि सबसे पहली जो मियोसिस 1 स्टेज होती है उसकी 5 उप अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कि पहली स्टेज होती है लेप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन। लेप्टोटीन में आप देख रहे हैं कि धागे के समान हमें दिखाई दे रहे हैं गुणसूत्र। दूसरी जाइगोटीन में आप देख रहे हैं उसका एक जोड़ीदार बन गया है। तीसरी पैकेटीन में आप देखेंगे उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए हैं। चौथी स्टेज में आप देखेंगे कि काइज़मा फॉर्मेशन हो गया है और 5वीं स्टेज में आप देखेंगे कि जीन्स का एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो गया, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो गया है, जिसके कारण कि जीन विनिमय हो जाता है। और 5वीं स्टेज आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है। फिर प्रथम मध्यावस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, बिल्कुल आधी हो गई, एक इस तरफ चला गया एक इस रूप पे चला गया और आधी होने के बाद ही पश्चावस्था के बाद पश्चावस्था में वो ऊपर अपने अलग अलग ध्रुवों पे चले जाते हैं और टीलोफेज में वे 2 केंद्रक बना के 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। फिर से यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है, लेकिन यहाँ पर अब जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान ही होगी, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी। यहाँ भी वही 4 उप अवस्थाएं चलेंगी। प्रथम द्वितीय प्रावस्था या जिसको हम प्रोफेज कहते हैं, सेकेंड मेटाफेज, सेकेंड एनाफेज एंड सेकेंड टीलोफेज।
यह सारी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है ये 2 चरणों में पूर्ण होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। कोशिका में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है यहाँ भी जंतुओं में खांच के द्वारा होता है, पादपों में कोशिका पट्टी के द्वारा ही होता है। तो अब जानेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। यह विभाजन जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है, जबकि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन के द्वारा अगुणित लिंग कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं, जो कि निषेचन के पश्चात वापस से युग्मनज बनाते हैं, तो उसमें द्विगुणित संख्या पुनः हमें वापस मिल जाती है। इस विभाजन के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती, जो कि महत्वपूर्ण है। तो कई बार पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, तो आपको उसमें उत्तर में आपको ये सारी पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। समजात गुणसूत्रों में युग्मन तथा अपुत्री अर्धगुणसूत्र में विनिमय से नए गुणों के संयोग से ये तैयार हो जाते हैं। इस विभाजन के पश्चात जो युग्मन बनते हैं उनके अंदर मात्र और पितृ दोनों प्रकार के लक्षण मिश्रित होते हैं तथा इन गुणों के संलयन होने पर आनुवंशिक गुणों के नए नए संयोग बनते हैं, जिससे जीवों के विकास क्रम में सहायता मिलती है। लैंगिक प्रजनन में इस विभाजन की मुख्य भूमिका है, क्योंकि अगुणित युग्मक लैंगिक प्रजनन की इकाई होते हैं। तो बच्चों ये जाना आपने कि समसूत्री विभाजन कैसे होता है और अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। तो अब विभाजन में जो एक चीज और आपको जानने योग्य है कि ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन नहीं करती हैं और ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं। तो पौधों में हम देखेंगे कि मैच्योर सीड सेल्स और वेसल्स जो होते हैं उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, और वहीं जंतुओं में हम देखेंगे तो हार्ट सेल और मैच्योर आरबीसीज जो होते हैं उनमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और पौधों में जो हायर प्लांट्स होते हैं उसके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनमें लगातार विभाजन चलता रहता है। तो अब हम जानेंगे, कई बार इस पे प्रश्न पूछा जाता है कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और 5 नंबर के प्रश्न में यह पूछा जाता है। समसूत्री विभाजन जो होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। समसूत्री में आप देखेंगे कि एक जनक से 2 संतति बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री में 1 से 4 बनते हैं। और जनक कोशिका और उससे बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समसूत्री विभाजन में बराबर होती, जबकि अर्धसूत्री में आधी हो जाती है। तो बच्चों मैं समझती हूँ कि आज का आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।